हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। थोड़ा अलग इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। हेलो चैनल, वेलकम बैक टू द गाइस। पहले बोलता था हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो थोड़ा सा अलग इंट्रो। सो चालू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत दिनों के बाद हम लोग चालू कर रहे फिजिक्स का कोई नया टॉपिक। लास्ट लेक्चर हम लोग का जो हुआ था वो न्यू MCQ हुए थे, रोटेशनल डायनामिक्स, और अपना चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन के MCQs हुए थे। दोनों के MCQs हम लोग ने सॉल्व किए थे। अभी हम लोग जो नया पार्ट देखने वाले, उसका नाम है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक जो पहले हुआ था 11th में जो हुआ था, उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ उन्होंने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाउ द करंट इज ट्रैवल्ड, व्हाट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे उसका ही एक्सटेंशन थोड़ा सा था 11th स्टैंडर्ड में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, अभी जो हम लोग का आएगा उसमें हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में करंट कैसे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस अ ब्रांच कैसे होते हैं। ब्रांच मतलब क्या होता है, सपोज मैं एक सर्किट लेता हूँ, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी नहीं होती। मतलब रेजिस्टेंस और बैटरी सीधा कनेक्टेड किया, सीरीज में कनेक्ट किया, खत्म किया, वैसी बात नहीं होती। पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टर्स और बैटरीज भी कनेक्ट की जा सकती है। तो फिर उसके थ्रू वो सब बोलते ना कि वो सब केओस में करंट एक ब्रांच में से, ब्रांच मतलब क्या, एक लूप, एक सपोज एक वायर है, दो टर्मिनल है, तो वो ब्रांच में से मेरी करंट कितनी फ्लो होती है वो निकालना होता है। तो वो सब देखेंगे बाद में। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो देखेंगे, गैल्वेनोमीटर कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज अ, मतलब देखेंगे आगे एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएगा वो लास्ट पार्ट में। बट चैप्टर बहुत इजी है और जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद से 6 या 7 लेक्चर में खत्म हो सकता है ये चैप्टर। तो बने रहिए लेक्चर में, लेट मत करना प्लीज़। इसके पहले ऑसिलेशन में हम लोग ने डिले कर चुके हैं कि जहाँ पे मेरे लेक्चर्स बहुत आगे थे, आप 3-4 लेक्चर पीछे थे, वैसे मत करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी को साथ में पिकअप करो, साथ में ख़त्म करते। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप पे बर्डन नहीं रहेगा। 2 चैप्टर्स हो चुके, हो गया। मैं आई होप मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपका रोटेशनल डायनामिक्स पूरा खत्म हो चुका है और ऑसिलेशन, क्योंकि आपका टेस्ट हो चुका है। मतलब मेरे जो बच्चे हैं उनका टेस्ट हो चुका है। जो बाहर के बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ तक आपका एटलीस्ट ऑसिलेशन का आधा पार्ट तो होना चाहिए। अगर पूरा हो गया रहेगा तो बहुत बड़ी बात है, अगर आधा हुआ रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज पूरा बेसिक ही करेंगे, कुछ ज़्यादा 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 एकदम हार्डकोर बड़ा वाला नहीं करने वाले कुछ, क्योंकि हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर से हम लोग केमिकल थर्मोडाइनमिक्स कर रहे थे, तो उसके वजह से थोड़ा सा फिजिक्स से थोड़ा हट गए हम लोग ऑसिलेशन का जो MCQ वाला पार्ट के बाद। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक पे देखेंगे, ध्यान देंगे। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग हेडिंग डालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सब हेडिंग, सबसे पहले सब हेडिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चालू कर देंगे कि एक्चुअल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। तो सब हेडिंग डालो, क्रिचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्रिचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्रिचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, उसमें लिखना है, उसमें लिखो बिफोर, बिफोर लिखो पहले, बिफोर before starting the Kirchhoff law of electrical network, that is Kirchhoff's current law, that is Kirchhoff current law, and Kirchhoff voltage law, and Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. We need to discuss a normal terminology about networks, about electrical networks, normal terminology about electrical networks. ओके, और टेक्स्ट बुक में पहले टर्मिनोलॉजी बताई गई है, बाद में उन्होंने नेटवर्क को बताया। मैं क्या करूँगा, पहले नेटवर्क ड्रॉ करूँगा और बाद में टर्मिनोलॉजी पे जाऊँगा। तो मैं नेटवर्क एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से ही उठा रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकता हो। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेटवर्क जो बनता है वो बैटरी और रेजिस्टर से बनता है।
तो ऐसे कुछ नेटवर्क है, बैटरी है E1 और E2 और सब जगह पे रेजिस्टेंस आर 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 है, इक्वल रेजिस्टेंस ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट्स देखने वाले, तीन अलग अलग चीज़ें देखने वाले, जहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसको। अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक करंट है, सपोज मैं अगर यहाँ पे करंट लेता हूँ, तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। सपोज ऐसे मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऐसे, तो करंट डिवाइड हो रहा है तो वापस आके यहाँ पे मिलेगा, बराबर है। अभी ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, वहाँ पे अलग अलग कंडक्टर्स ज्वाइन किए गए, अलग अलग कंडक्टर। देखो यहाँ पे एक कंडक्टर ज्वाइन किया, यहाँ पे कंडक्टर ज्वाइन किया, यहाँ पे कंडक्टर, तो ये वाला एक पॉइंट, यहाँ पे कंडक्टर ज्वाइन किया, यहाँ पे कंडक्टर ज्वाइन किया और यहाँ पे कंडक्टर ज्वाइन किया, तो अलग और एक पॉइंट हो गया। और जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, देखो ना, करंट डिवाइड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, वापस करंट साथ में आ गया। तो अगर मैं इसको I1 लेता हूँ तो ये बन जाएगा I2 और ये बन जाएगा I3 और I2 वापस मिलके क्या बनेगा I1। देखो ये I1 था, स्प्लिट हुआ, I2 I3 में गया, वापस I3, ये वाला भी क्या था I3, I2 और I3। देखो I2 और I3 हम लोग देखेंगे बाद में, अभी के लिए फिलहाल के लिए समझ में आ गया। जहाँ पे करंट डिवाइड होता है या फिर करंट साथ में आता है और जहाँ पे कंपोनेंट ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, जंक्शन। तो ये जंक्शन 1 और ये जंक्शन 2 है, क्लियर है। ये हो गया मेरा पहला डेफिनेशन, व्हाट इज जंक्शन। तो पहले डायग्राम निकालो, उसमें लिखो एनी पॉइंट इन विच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर, वेर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड एज जंक्शन, हो गया। अभी ध्यान दो, ये हो गया जंक्शन। लिखो उधर लिखो, इन द अबव सर्किट 1 and 2 are the independent junctions, 1 and 2 are the independent junctions। उसके बाद लूप, नेक्स्ट डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी लूप। ओके, ध्यान दो यहाँ पे, ये एक दिख रहा है ये वाला, सपोज मैं ऐसे नाम देता हूँ A12B। A12B एक कंडक्टिंग पाथ है, देखो करंट कंडक्ट हो रहा है ऐसे, तो एक कंडक्टिंग पाथ है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, एक कंडक्टिंग पाथ है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, तो इसको बोलेंगे हम लोग लूप। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बराबर है। तो एक कंडक्टिंग पाथ, अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। सिमिलरली देखो ये भी एक कंडक्टिंग पाथ है, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया लूप। तो इसका नाम रहेगा CD। तो लूप कौन सी हुई, A12B, ये लूप हो गई। दूसरी लूप कौन सी होगी बताओ, C12D, क्लियर है। लूप के बारे में वापस बता रहा हूँ, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। अभी और एक लूप होगी, देखो ये सेकेंड लूप होगी, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और एक लूप है देखो A1CT2P, देखो करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, क्लियर है। तो ये भी क्लोज्ड पाथ हुआ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, तो क्या हो गया A1CD2B, ये भी क्या हो गई लूप। तो इंडिपेंडेंट लूप कितनी है इस डायग्राम में, 3 लूप से, ये पहला लूप, ये सेकेंड लूप और ये तीसरा लूप, क्लियर है क्या, 3 लूप है। तो लिखो लूप के बारे में लिखा, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। So there are basically 3 loops in the above circuit, लिखो तीनों लूप का नाम लिखो, लिख लिया। आगे तीसरा टर्मिनोलॉजी ब्रांच। अ ब्रांच इज एन पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट इज बिटवीन टू जंक्शन, अ ब्रांच इज एन पार्ट ऑफ द नेटवर्क बिटवीन टू जंक्शन, अ ब्रांच इज एन पार्ट ऑफ
नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। देखो ब्रांच कौन सा है, देखो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, तो तीन ब्रांच है, ये एक ब्रांच हो गया, देखो ये वाला एक पार्ट लाई कर रहा है दो जंक्शन के बीच में, बाद में ये वाला एक पार्ट लाई कर रहा है दो जंक्शन के बीच में, ये वाला एक पार्ट लाई कर रहा है दो जंक्शन के बीच में। क्लियर है क्या? तो ब्रांच का बात करूंगा तो 1 2 एक ब्रांच हो गया, उसके बाद 1 A B 2 एक ब्रांच हो गया, यहाँ पे 1 C D 2 एक ब्रांच हो गया। क्लियर है? हाँ, अभी इसको ब्रांच बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो दो जंक्शन के बीच में नहीं, जंक्शन के बीच में लाई करना चाहिए। देखो जंक्शन से चालू हुआ जंक्शन पे खत्म हुआ, जंक्शन से चालू हुआ जंक्शन पे खत्म हुआ, जंक्शन से चालू हुआ जंक्शन पे खत्म हुआ, तो ऐसे कोई रहेगा। देखो अभी अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये लूप बन जाता है, क्योंकि जंक्शन पे चालू हो रहा है नहीं, जंक्शन पे खत्म नहीं हो रहा है। तो तुम लोग अगर बोले कि सर यहाँ से चालू करेंगे तो देखो यहाँ तक आगे खत्म कर रहा है, आगे जा रहा ही नहीं है। अगर यहाँ से चालू करेंगे यहाँ पे आगे खत्म कर रहे हैं, तो लूप को दो पार्ट में डिवाइड किया तो वो क्या बन जाएगा? ब्रांच भी बन सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने पास ब्रांच कितना है? तीन है, 1 2 1 A B 2 1 C D 2 1 2 1 A B 2 1 C D 2। क्लियर है क्या? तो लिखो ब्रांच। अ ब्रांच इज एन पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। क्लियर है? ये हो गया। हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, ब्रैकेट में लिखो करंट लॉ और जंक्शन लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ओके, मैं ये रफ कर देता हूं। ओके ओके, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ और जंक्शन लॉ। पहले लॉ लिखते हैं, बाद में आगे देखेंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो in an electrical network. The algebraic sum of the current at the junction is zero in an electrical network. In an electrical network. तो ऐसे लिखेंगे sum of all the current from 1 से लेके n तक I जीरो। I मतलब क्या होता है? I is the current in the I is the current in the ith conductor। मतलब अलग अलग कंडक्टर को मैं कंबाइन करूंगा तो वो बन जाता है जंक्शन। मतलब देखो ऐसे बोलता हूँ, ऐसे n कंडक्टर ज्वाइन होके यहाँ पे एक जंक्शन मिल रहा है। इसको बाहर निकाल दो, रुको। देखो अलग अलग कंडक्टर्स साथ में मिलके क्या बन गए? जंक्शन बन गया। अभी ऐसे n कंडक्टर्स को साथ में लिया तो मेरा अल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब सपोज मैं ऐसे करता हूँ कि जंक्शन है, जंक्शन जंक्शन पे n कंडक्टर्स आए तो उसका जो समेशन रहेगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दैट इज समेशन ऑफ आई स्मॉल आई मतलब जो नेचुरल नंबर रहेगा चालू का 1 से लेके n तक इक्वल्स टू 1, वेर आई सफिक्स आई इज मतलब आई suffix I is the current flowing through ith conductor, is the current flowing through ith conductor। क्लियर है? अभी ये जंक्शन वाला पार्ट निकाल लो, लिख लो, जंक्शन वाला पार्ट ड्रॉ करो। ड्रॉ किया आपने? ओके, हेडिंग डालो साइन कन्वेंशंस फॉर, साइन कन्वेंशंस फॉर क्रिचॉफ करंट लॉ, साइन कन्वेंशंस फॉर क्रिचॉफ करंट लॉ। ओके, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, current entering a junction is always considered as positive, current entering a junction is always considered as positive।
Second point, while current leaving the junction is always considered as negative. While current leaving the junction is always considered as negative. ओके ध्यान दो, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो. उसके बाद लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो. Current entering the junction is considered as positive, current leaving the junction is considered as negative. Third point, algebraic sum of all the current on a junction is equal to जीरो. एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो. अभी मुझे बताओ एंटरिंग वाला पार्ट कौन सा है, एंटरिंग वाला पार्ट कौन सा है, I1 I2 और I5. तो लिखूंगा मैं प्लस I1 प्लस I2 प्लस I5. और लीविंग द जंक्शन वाला कौन सा है, लीविंग द जंक्शन I3 और I4, माइनस I3 माइनस I4. ओके, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो. मतलब एंटरिंग और लीविंग, मतलब एंटरिंग जितना करंट आएगा उतना ही क्या होएगा, लीव करेगा. तो मैं अगर करता हूँ ऐड, तो एंटरिंग वाले I1 प्लस I2 प्लस I3 है, I1 प्लस I2 प्लस I5, तो I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो. अगर माइनस I3 और माइनस I4 को उधर भेजा तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4. ये मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट एंटरिंग वाला है, देखो एंटरिंग द जंक्शन. और ये वाला पार्ट क्या है, I3 और I4. अभी देखो ये नेगेटिव को उधर लेके गया इसलिए पॉजिटिव गया. तो अभी तुम लोग बोलेगे सर लिविंग द जंक्शन है तो पॉजिटिव कैसे आ गया, अरे नेगेटिव इधर ही था, उधर जाके वो पॉजिटिव बन गया. लिविंग द जंक्शन मतलब क्या हुआ, बाहर. तो करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन. क्लियर है क्या, तो लिख लो, ये पहले डायग्राम बना लो, पहले जंक्शन बना लो, जंक्शन, जंक्शन को नाम J दे दो और बाद में लिखो, बाद में लिखो एज द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, as the current entering the junction is positive, therefore total current entering the junction is therefore total current entering the junction is I1 plus I2 plus I5. Similarly the current leaving the junction is negative, therefore current leaving the junction is minus I3 minus I4. As we know that total algebraic sum of current at a junction should be equal to zero. Therefore I1 plus I2 plus I5 minus I3 minus I4 equal to zero. माइनस I3 माइनस I4 उधर आएगा तो बनेगा I1 plus I2 plus I5 इक्वल टू I3 plus I4. क्लियर है पक्का, ये वाला पार्ट क्लियर है. हम लोग एक न्यूमेरिकल पे जाते, सॉल्व एग्जांपल है अपना. मैं एक सेकेंड, मुझे फोन निकालने दो. सॉल्व एग्जांपल वाला पार्ट है तो देखते हैं क्वेश्चन फटाक से, वो भी सॉल्व कर देंगे. मतलब किरचॉफ करंट लॉ वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अपना. तो सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 215 पे आ जाओ, पेज नंबर 215 पे, पेज नंबर 215 पे एग्जांपल 9.1, एग्जांपल 9.1. ओके, मैं यहाँ पे लूप बना देता हूँ, लूप या फिर मेश बोलते हैं उसको, या फिर वो ब्रांच बोलते हैं उसको, बना देता हूँ. तो यहाँ पे फिगर शोज द करंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट एक्स पूछा है. तो यहाँ पे ओ बोला है, ओ, उसके बाद ये ऐसे बाहर निकल रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, बाद में एंटर कर रहा है और बाद में स्प्लिट हो रहा है. जो स्टार्टिंग में करंट है वो है I1. I1 कितना है, 17 एम्पियर. बाद में ये करंट जो बाहर निकल रहा है I2 वो है 3 एम्पियर. उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो होगा, बाद में यहाँ पे, एक सेकेंड ना, ओके, ये I4 है, कितना बोला है उन लोगों ने, 2 एम्पियर. यहाँ से फ्लो हो रहा है वो है I3, यहाँ पे जो आ रहा है वो है I5, और यहाँ से जो जा रहा है वो है I7, और यहाँ पे जो आ रहा है वो है I6. I7 की वैल्यू दी है कितनी, 9 एम्पियर.
ओके, मुझे पूछा है यहाँ का वैल्यू, एक्स की वैल्यू पूछी मेरे को। तो ये दिया गया है, मैं वापस एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन बराबर है क्या। जीरो ओ से लेके करंट आ रहा है I1 17 एम्पियर का, 3 एम्पियर करंट I2 बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से आगे जा रहा है I3 और 2 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे। तो इसको, ये जंक्शन का नाम B है और ये इसका नाम है C, और ये वाला लेते हैं हम लोग D। बराबर है। अभी सॉल्व करते हैं। I6 पे वैल्यू निकालनी है मुझे, I6 पे ओरली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओरली होता है ओरली करो, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आता है। तो मैं बी पॉइंट पे करंट लॉ यूज़ करूँगा, मतलब कौन सा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो एट जंक्शन बी क्या आएगा बताओ। I1 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है मतलब माइनस, और I3 भी लीव कर रहा है मतलब माइनस। तो I1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो I3, मेरे को I3 चाहिए ना, I3, तो मैं I3 को सिर्फ वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो I3 क्या होगा, I1 माइनस I2। I1 कितना है 17 माइनस 3 कितना आएगा 14 एम्पियर। तो ये हो गया I3, ए लिख देते, सिर्फ सिंबल लिखना है। उसके बाद I3 यहाँ पे, अभी कौन से जंक्शन पे, एट जंक्शन कौन सा, सी। I3 एंटर कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, मिल रहा है मेरे को I5। तो I3 और I4 एंटर कर रहा है मतलब प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू ज़ीरो। तो I5 की वैल्यू क्या आएगी, I3 प्लस I4। I3 कितनी है 14, और I4 कितना है, I4 2, कितना आएगा 16 एम्पियर। क्लियर है। अभी कौन सा जंक्शन, डी जंक्शन। एट जंक्शन डी जंक्शन पे क्या होगा बताओ। I5 अंदर आ रहा है, I6 और I7 बाहर जा रहा है। तो I5 प्लस माइनस I7 माइनस I6 इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो I6 क्या रहेगा, I5 माइनस I7। I5 कितना है 16 माइनस I7 कितना है 9, बराबर है। तो ये बनेगा 7 एम्पियर। ये हो गया I6, यानी x की वैल्यू हो गई 7 एम्पियर। क्लियर है। मैंने 3 बार क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, बी पॉइंट पे अप्लाई किया, I1 अंदर आ रहा है, I2 I3 बाहर, तो I1 प्लस I2 I3 माइनस इक्वल टू ज़ीरो। सब सम ऑफ ऑल दी करंट इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद सी पॉइंट पे निकाला, I3 अंदर आ रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है। तो I3 प्लस I4 माइनस I5, I3 प्लस I4 माइनस I5। यहाँ पे I5 अंदर आ रहा है, I7 I6 बाहर जा रहा है। तो I5 इक्वल टू I6 प्लस I7। सो I5 ऐसे लिख सकते हैं, I5 प्लस I5 इक्वल टू माइनस I7 माइनस I6, माइनस I7 माइनस I6। उधर जाके बाद में सॉल्व किया, I6 का वैल्यू निकाला। क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। मेरे को एक बार चेक करने दो कि आपको ये जो व्यू है वो बराबर दिख रहा है कि नहीं, मतलब क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। ओके, क्लैरिटी थोड़ी कम हो रही है। ओके, कोई वादा नहीं। हम लोग क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ जो रहेगा वो एक काम करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही लेते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि थोड़ा लाइट कम हो गया यहाँ पे, मैंने थोड़ा लेक्चर लेट शूट करने को लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ बाद में कर देंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी है, 2 न्यूमेरिकल्स है, तो 2 न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसके साथ में ही। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप कर देते। छोटा सा लेक्चर था, मुझे पता है 20 से 24 मिनट्स का लेक्चर था, कोई वांदा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सटेंड करके कोई वो आगे का पार्ट जो था वो कवर कर लेंगे, व्हिटस्टन ब्रिज वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे उसमें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटे का लेक्चर नेक्स्ट वाले लेंगे। तो मुझे डेस्परेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करना था, इसलिए मैंने चालू किया। थोड़ा एक्चुअली लाइट थोड़ी कम आ रही है, तो 15-20 मिनट का पूरा लाइट जाएगा और क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ अपना खत्म नहीं हो जाएगा। शायद से एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो जाएगा बट न्यूमेरिकल्स नहीं हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स भी साथ में ले लूँ। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ एंड ब्रिजस्टन ब्रिज का पार्ट वाले पे हम लोग फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। टिल देन बाय बाय।